हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। एक बार आपको हम बता दें कि आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 का सेट नंबर जो लेकर आए हैं वो आपको दिखा देते हैं। पहले भी हम लोग सेट चला रहे थे, जिसमें आज का जो सेट है आपका सेट नंबर 11 है, मतलब 11 सेट हम लोग आज करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग एक से लेकर आपको बता दें तो एक से लेकर 10 तक का सेट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अगर अभी तक आप हमारा एक से लेकर 10 तक का सेट नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप बीपीएससी टीआरई 4 का एक से लेकर 10 तक का सेट देख सकते हैं। आज का जो सेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेट है आपका, आप देख सकते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर, यानी कि ये जो सेट आप देख रहे हैं ये आपका टीआरई 1 में, अगर एक लाइन में बोले तो ये आपका टीआरई 1 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, टीआरई 1 में पूछा हुआ प्रश्न है और इसका पीडीएफ आपको हम पहले ही कल रात में मतलब दे दिए थे। ये आपको यूट्यूब टेलीग्राम पे 8 बजे रात में ही आप लोग को भेज दिया गया था। अगर आप बनाए हैं तो हम उम्मीद करते हैं, पहले भी बोले थे कि आज उम्मीद करते हैं कि आपका सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे आपका हिस्ट्री ऑनर्स हो या आपका पॉलिटी ऑनर्स हो या आपका ज्योग्राफी ऑनर्स हो, जो भी हो सब्जेक्ट में आपका 40 में 40 आया होगा। ये इसलिए उम्मीद करते हैं ना क्योंकि टीआरई 1 का ही सेट है। वो आप समझिए कि टीआरई 2 भी दिए तो 1 का बनाए होंगे, 3 दिए तब भी 1 का बनाए होंगे। अगर आप तैयारी करें फिर भी आप 1 to 3 का प्रीवियस ईयर बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या पता चलेगा कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस टाइप का पूछ रहा है। लेकिन खैर टीआरई 3 में तो सारा पैटर्न ही चेंज कर दिया था ना, 1 और 2 का कोई फॉलो ही नहीं किया था, सारा का सारा चेंज हो गया था। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। तो पैटर्न पकड़ने की बात तो आप भूल ही जाइए, लेकिन एक मोटा मोटी अनुमान लगाया जाए तो किस टाइप का प्रश्न होता है ये आपको पता चलेगा। तो इसमें उम्मीद करते सबका 40 में 40 आया होगा सब्जेक्ट में, यानी कि पूरी पूरी बात करें तो 80 में 80 नंबर आप सबका आया होगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग का बहुत डिमांड था कि सर पीजीटी का सेट लाइए। तो देखिए पीजीटी का सेट ऑलरेडी आप लोग को मतलब कि भेज दिया गया है। वैसे स्टूडेंट जो पीजीटी का सेट लिए हुए हैं उनसे हम डायरेक्टली बात करते हैं कि उनका कैसा है सेट, कितना नंबर आ रहा है, कितना क्या हो रहा है। उनसे हमेशा हम फ़ोन के संपर्क में रहते हैं कि उनको सेट कैसा लगा। तो जो लोग अभी पीजीटी का सेट नहीं लिए हैं आप जल्दी से पीजीटी का सेट ले लीजिए। आपको दिखा देते हैं एक बार। देखिए ये जो सेट आप देख रहे हैं ये आपका पीजीटी का सेट है। ठीक है, इसमें आपको हम बता दें इसमें आपका क्या मिलेगा, सिर्फ अभी इतिहास का ही सेट रेडी हुआ है। इसके बाद हम पॉलिटी का बहुत डिमांड आ रहा है, सर पॉलिटी का लाइए, तो बहुत जल्द आपका पॉलिटी का भी आने वाला है। ठीक है, इस सेट में आपको क्या मिलेगा तो देखिए इसका सेट का आपका इसमें टोटल इसमें आपको 10 सेट मिलने वाला है। ठीक है, टोटल आपका 10 सेट मिलेगा। उसके साथ साथ जैसे ही आप सेट खत्म करते हैं पूरा का पूरा 150 नंबर का सेट होगा। पहली बात ये पूरा का पूरा 150 नंबर का सेट होगा। और जैसे ही सेट को आप ख़त्म कीजिएगा, ठीक है, उसके नीचे आपका जो हम पीडीएफ सबको भेजे हैं उसमें आपका आंसर भी दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका साफ साफ लिखा हुआ संकेतों में समाधान, मतलब उस सेट का आपका डिस्कशन भी साथ साथ में दिया हुआ है और आंसर भी। ठीक है, अब जैसे सेट को बनाइएगा तो उसका डिस्कशन आप खुद देख सकते हैं। अब ये डिस्कशन मतलब पीडीएफ के साथ में ही आप लोग को भेज दिया जाएगा, पीडीएफ के साथ साथ ही भेज दिया जाएगा। और क्वेश्चन के पैटर्न की बात करें ना तो इसको आप एक बार बना के देखिएगा। जो लोग नहीं लिए हैं वो आप एक बार ले लीजिए, इसको एक बार आप बना के देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बढ़िया इसका क्वेश्चन का पैटर्न है, एक बार आप बनाइएगा जरूर। अब बाकी टीआरई 3 वाले की सॉरी जो टीआरई 4 के जो तैयारी कर रहे थे जिनका 9-10 है, ठीक है, 9 to 10 पीजीटी वाले, ठीक है, सॉरी टीजीटी वाले, पीजीटी नहीं टीजीटी वाले, तो आप लोग का भी सेट हम बहुत जल्द हिस्ट्री का लेकर आने वाले हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ही लेके आएंगे, उसके बाद आपका पॉलिटी शुरू होगा, लेकिन उससे पहले पीजीटी का पॉलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद आप लोग का शुरू किया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अब हम चलते हैं वीडियो की ओर। और आज जो हम लोग सेट की बात कर रहे थे, आज हम लोग सेट नंबर 11 की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए। अच्छा, इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा तो इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको दिए गए नंबर पे संपर्क करना होगा। एक नंबर आपको दे दिया जाएगा, यहाँ पे नंबर देख सकते हैं। ठीक है, 9142-650-549, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं पीजीटी के वाले, जिनको भी अगर चाहिए पीजीटी का नोट सेट तो इस नंबर को व्हाट्सएप करके आप सेट प्राप्त कर सकते हैं। और सेट का जो प्राइस होगा हम पहले भी बता चुके हैं, 51 रुपये आप लोग का रखा गया है। जो लोग लिए हैं उनका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, वो तैयारी में लगे हुए हैं। जो लोग नहीं लिए हैं 51 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, आप जितना जल्दी हो सके लेकर इसको बनाइए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम आपका सेट की ओर। आइए बात करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की ओर चलेंगे। क्या आपका सब्जेक्ट जो है, अच्छा इसमें देखिए, इसमें आपका ना जो लैंग्वेज पेपर होता है या 40 नंबर वाला वो इसमें नहीं दिया हुआ था इस बुक में।
ठीक है, वो आपका नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट इसमें आपका क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है, मतलब सब्जेक्ट शुरू होता है। डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट आपका 40 नंबर का जो सब्जेक्ट है वो शुरू होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। एक मिनट थोड़ा सा, चलिए आइए तो देखते हैं क्या क्या है पूरी बात। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगर आप टीआरई थ्री का बनाए होंगे, मतलब टीआरई थ्री में प्रीवियस ईयर बनाए हैं तो आपको पता होगा ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देरी ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इसमें कहा जा रहा है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया में से व्यापारिक संबंध था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर का नाम बताना है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो कौन सा नगर था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है, तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगन के बारे में और जान लीजिए। पूछा जाता है कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछा जाता है तो मृतकों का टीला, उसी प्रकार से कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा में क्या कहा जा रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका कांस्य धातु की बनी हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा में क्या कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के पूजा के प्रमाण मिले हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कुबरदार बैल का मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन किया गया है। ठीक है, तो कितने सूक्तों का संकलन किया गया है, इसमें आपका आंसर नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन आंसर में आप याद रखिएगा ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन किया गया है, तो 1028 सूक्तों का संकलन किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5 में क्या कहा जा रहा है कि कीर्तार्जुनियम किसने लिखा था। ठीक है, तो इसके लेखक कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाए, तो इसका भी आपका आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ना भट्टी लिखे थे, ना शूद्रक, ना कालिदास। तो लिखने वाले कौन थे, तो इसमें जो नहीं दिया पहले हमारे उपयुक्त में से कोई नहीं, वैसे आपको आंसर में याद रखना है। ठीक है, कौन थे, तो भारवी। कीर्तार्जुन के लेखक कौन थे, तो भारवी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या होता है। वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, दुर्ग होता है। ठीक है, वैदिक काल में पूर्व का अर्थ क्या होता है, तो दुर्ग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में कहा जा रहा है ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षण जो है हम बड़ई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए 8 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है आपसे कि मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के थे। ठीक है, तो किस धातु के बने सिक्के थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का, तो ये आपका हो जाएगा तांबा के बने सिक्के थे। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन को एकदम वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है। पहला पूछा जाएगा कि विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, ये पूछ लिया जाएगा। तो कहाँ स्थापित किया गया था, तो वैशाली में किया गया था। अब पूछेगा किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं दिया हो तो हमारे उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन आंसर याद रखना है आपको लिच्छवियों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 10 नंबर प्रश्न आपका कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था। ठीक है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे नहीं दिया हुआ। राइट आंसर याद रखिएगा 15 अधिकरणों में विभाजित था, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था, तो 15 अधिकरणों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया था, तो यहाँ पे भी आपका आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका भी आंसर नहीं दिया हुआ है। याद रखिए मलिक जानी को किया था। किसको नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 की चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं।
चलिए 12 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो ये सबको पता है, बिरसा मुंडा कार्य क्षेत्र आपका रांची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, तो 1857 के बिहार के नेता कौन थे ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आपको पता होगा। बिहार से कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह। कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह आपका बिहार से थे, याद रखिए वीर कुंवर सिंह। ये कहाँ से थे, तो ये आपका बिहार से थे, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो सबको पता है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो गिरिब्रिज या राजगृह था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। उस स्रोत का नाम क्या था, तो आपको पता होगा, उस स्रोत का नाम था इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक है, तो मेगास्थनीज का, याद रखिएगा, ठीक है। इंडिका पुस्तक लेखक कौन थे, तो मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है कि मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था। तो मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था, याद रखिएगा, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17, पूना समझौते का उद्देश्य था। तो पूना समझौते का उद्देश्य क्या था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि आइए, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था, ठीक है। तो जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था, क्या अकबर ने किया था, कि शाहजहां ने किया था, कि शिवाजी ने किया था, किसने किया था। तो यहाँ पे आंसर आपका नहीं दिया हो, तो इसका राइट आंसर पहले मारिए आप, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन आपको याद रखना, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था, तो जयसिंह ने किया था, ठीक है, जयसिंह, ठीक है, जयसिंह द्वितीय, याद रखिएगा, इसमें भी थोड़ा फॉल्ट हो जाता है, जयसिंह प्रथम या द्वितीय, तो जयसिंह द्वितीय ने किया था। जंतर मंतर का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे, तो वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश के द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तो किस देश के द्वारा वित्त पोषित किया गया था, तो ये आपका स्पेन के द्वारा, ठीक है। कोलंबस को स्पेन के द्वारा वित्त पोषित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में क्या कहा जा रहा है कि बोस्टन की टी पार्टी इतिहास की एक प्रमुख घटना है, ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। आखिर अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, तो याद रखिएगा इसी दिन क्या हुआ था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा हुआ था, ठीक है। इसी दिन क्या हुआ था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा हुआ था, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में क्या कहा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुईस 16वां। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। 24 नंबर, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पेनिंग जेनिंग, यहाँ देखिए स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था, स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। 1831 ईस्वी में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था। अभी इस क्वेश्चन में भी देखिए 2 प्रश्न निकलता है, पूछ दिया जाएगा कि यंग इटली मूवमेंट का उद्देश्य क्या था। यंग इटली मूवमेंट का उद्देश्य क्या था, तो याद रखिए गणतंत्र स्थापित करना, ठीक है। यंग इटली मूवमेंट का उद्देश्य क्या था, गणतंत्र स्थापित करना। अब पूछता है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है, तो मारिए उपयुक्त से कोई नहीं, लेकिन आंसर में आपको याद रखना है ये जोसेफ मेजनी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, जोसेफ मेजनी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जर्मनी के एकीकरण का वस्तुकार कौन था जो रक्त एवं लोह की नीति का विश्वास करता था, ठीक है। जो रक्त एवं लोह की नीति पर विश्वास करता था तो कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ओटोमन बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
27 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 27 में क्या कहा जा रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो अमेरिका का प्रवेश का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 28 नंबर कहा जा रहा है, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था। ठीक है, तो वहाँ का शासक कौन था, तो कुबलई खान था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जेम्स टाउन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो किस क्रांति से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। 31 नंबर आपका प्रश्न है कि मित्र राष्ट्रों ने सर्वेश की संधि किस देश के साथ किया था। तो मित्र राष्ट्रों ने सर्वेश की संधि किस देश के साथ किया था, तो ये आपका टर्की के साथ किया था। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर कि 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कारक किसने किया था। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इसका आपका राइट आंसर होगा जॉन के। ठीक है, फ्लाइंग शटल का आविष्कारक पूछेगा तो जॉन के ने किया, तो ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 में क्या कहा जा रहा है, चलिए 33वां प्रश्न है आपका कि किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वेस्टफेलिया की संधि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑरलैंडो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा जा रहा है, वैंकूवर जाने के लिए कामागाटा मारू जहाज जो था किसने किराया पे लिया था। तो किसने किराया पे लिया था, तो यहाँ पे आपका आंसर नहीं दिया हुआ है, तो याद रखिएगा ये जो था गुरुदंत सिंह ने। ठीक है, गुरुदंत सिंह ने किराया पे लिया था। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया तो हमारी उपयुक्त में से कोई नहीं। कहा जा रहा है कि शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे। याद रखिए कौन संबंधित नहीं थे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका भगवान सिंह नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहा जा रहा है, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमलाई भूल कहा था। इसका राइट आंसर क्या जाएगा 37 का, तो ये हो जाएगा आपका चोरी कांड को कहा था। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो प्रीतिलता वाडेदार मारी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 39 में क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। ठीक है, कौन नहीं था ये पूछा जा रहा है, तो देखिए अशफाक उल्ला खां ये तो है ये थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे और प्रफुल्ल चक्की नहीं थे। ये आपका मुजफ्फरपुर बम कांड में 1908 में ये शामिल थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन नहीं था पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए फिर आप लोग कन्फ्यूजन हो जाइएगा। आइए पूछा जा रहा है कौन नहीं थे, तो प्रफुल्ल चक्की नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 1 नवंबर 1913 को गद्दर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत लोग ऐसे हैं जो आंसर नहीं बताते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग अब चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। आपका हिस्ट्री खत्म हो चुका है, अब चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। चलिए तो ज्योग्राफी में देखिए यहाँ से जिनका भी ज्योग्राफी होगा वो मिला लीजिएगा आप लोग अपना आंसर। क्या कहा जा रहा है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि भारत में असुरक्षित प्रजाति हैं। तो भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन है, तो देखिए एशियाई हाथी भी है, गंगे डॉल्फिन भी है, काला हिरन भी है। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है। तो प्रमुख कारण क्या है, तो 42 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कृषि का विस्तार। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर। क्या कहा जा रहा है कि पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचालित किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रचालित किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बीज बचाओ आंदोलन के द्वारा भी किया गया था, नवोदय के द्वारा भी किया गया था, तवा मत्स्य संघ के द्वारा भी किया गया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 को 44 में क्या कहा जा रहा है आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहाँ जाकर आप अपना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसका PDF प्रत्येक दिन आपको पता होगा, इसका PDF जो है ठीक है, PDF हम आप लोग को रात में 8 बजे भेज देते हैं। उसके बाद आप उसको बना लीजिए और सुबह में 10 बजे उसका आंसर मिला लीजिए। ठीक है, चलिए ये देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। 44 नंबर प्रश्न क्या है, तो 44 नंबर प्रश्न कहता है सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करती है। ठीक है, तो किन राज्यों को कवर करती है, तो ये जो है आपका गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये चारों को कवर करती है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहा जा रहा है कि अधिकांश नदी घाटी परियोजना जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई है, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 46 नंबर कहा जा रहा है कि उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, तो उस प्रथम राज्य का नाम क्या था, तो याद रखिए उसका नाम था आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में किसके उत्पादन का दूसरा बड़ा देश था। ठीक है, तो किसके उत्पादन दूसरा बड़ा देश था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कपास के उत्पादन में। ठीक है, अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर चावल में भी तो दूसरा ही था भारत का, गन्ना में भी आपका दूसरा ही था, लेकिन नहीं, जब आप NCERT पढ़िएगा ठीक है, आपको हम बता देते हैं NCERT आपको क्लास CLASS क्लास आपका 10th में ठीक है, पेज नंबर भी बता देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद देख सकते हैं, पेज नंबर ठीक है 32, पेज नंबर 32 निकालिएगा, वहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में ठीक है कपास के उत्पादन में दूसरा बड़ा देश था, ऐसे दिया हुआ है एक लाइन में। आप जब देखिएगा क्लास 10th का NCERT क्लास 10th का पेज नंबर 32 निकालिएगा, उसमें दिया हुआ है आपका कि कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में कपास के उत्पादन में दूसरा बड़ा देश था, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अनुसार आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है आइए देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था, तो क्या था, तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका भूमि सुधार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 में क्या कहा जा रहा है, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो झारखंड का कोडरमा किसके लिए है, तो ये आपका अभ्रक के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, वो कौन सा उद्योग है, तो वो आपका कपड़ा उद्योग है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा जा रहा है कि खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है, तो खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। देखिए इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमेशा आपका NCERT में दिया हुआ है, इसलिए यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मक्का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका कपास हो जाएगा, नहीं सॉरी ये आपका गन्ना हो जाएगा। ठीक है, गन्ना की जो फसल है याद रखिएगा, गन्ना की जो फसल है आपका इसको तैयार होने में 1 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, और गन्ना की अगर हम बात कर ले तापमान कितना से कितना डिग्री का तापमान चाहिए, तापमान जो होता है आपका 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस का इसमें तापमान की ज़रूरत पड़ती है। वर्षा की बात कर ले तो वर्षा के लिए कुछ खास नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा जा रहा है आइए देखते हैं। चलिए कहा जा रहा है 53 नंबर आपका कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित होते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजकीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 में क्या कहा जा रहा है कि वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है। ठीक है, तो किस स्थान पे है, तो याद रखिए ये आपका चौथे स्थान पे है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55, जलोढ़ मिट्टी को किस उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया था। ठीक है, तो क्या नाम दिया गया था, तो खादर दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है, तो आपको सबको पता है कपास के लिए काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो मासिनराम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग को मिलान करना है। आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। पहला है आपका मेक्सिको। ठीक है, तो मेक्सिको में आपका मिल्पा हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ब्राज़ील, तो ब्राज़ील का क्या होता है, तो ब्राज़ील का हो जाएगा आपका रोका। वियतनाम में आपका हो जाएगा रे। इंडोनेशिया का हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, तो इस हिसाब से देख लीजिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक का दो, दो का एक, तो एक का दो, दो का एक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को चलते हैं। 59 में क्या कहा जा रहा है, देखिए भूदान ग्रामदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये जो था किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है। ठीक है, तो किस खनिज किससे आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अभ्रक क्या आती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। ठीक है, तो बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है, तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका बरौनी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, भारत में प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO का प्रमाण है, तो किसके लिए है, तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका NTPC। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 63 में प्रश्न क्या कहा जाता है, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल है। ठीक है, तो किस विकल्प में शहर शामिल है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 शहर आपका शामिल है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। कौन सा बंदरगाह जो था आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कांडला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 65 नंबर। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और गैस के निक्षेप मामले में समृद्ध है, तो किसके मामले में समृद्ध है, तो ये आपका कोयला में है। ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये सबको पता है चावल में सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन है, तो चीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी, तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये आपका 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकलता है। ठीक है, तो किससे निकाला जाता है एल्युमिनियम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बॉक्साइट से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को चलते हैं। 69 में क्या कहा जा रहा है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो गोबी मरुस्थल जो है ये आपका कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को चलते हैं। सिंध नदी किस नगर से होकर बहती है, तो सिंध नदी किस नगर से होकर बहती है, तो ये आपका पेरिस से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 71 में क्या कहा जा रहा है, विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है, तो विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादन कौन है, तो ये हो जाएगा आपका भारत। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। किस भारतीय राज्य में लो अयस्क उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो किस में लो अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 73 क्या कहा जा रहा है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। ठीक है, तो दक्षिण गंगोत्री जो ये कहाँ स्थित है, ये आपका अंटार्कटिका में है। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 की ओर हो गया। अब चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की ओर। आइए 74 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 74 प्रश्न कहा जाता है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है, तो अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य, याद रखिएगा भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ये आपका BPSC तैयारी 3 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए रियो पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, 1992 के एजेंडा 21 में निहित है,
तो क्या है, तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका पर्यावरण संरक्षण निहित है, वैश्विक सतत विकास भी आपका निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 को चलते हैं। क्या कहा यार 77 नंबर, आइए देखते हैं कि विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश आपसे पूछा जा रहा है, कौन हो जाएगा, तो ये आपका चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, तो याद रखिएगा सबसे पुराना पूछे तो असम में है, ठीक है, असम के डिगबोई क्षेत्र, याद रखिएगा, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो ये आपका हो जाएगा चीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग चलते हैं आपका इकोनॉमिक्स की ओर, इसके बाद हम लोग चलेंगे पॉलिटी की ओर, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम पॉलिटी को ही कवर कर लेते हैं, इसके बाद इकोनॉमिक्स को, चलिए लाइन से चलते हैं, बढ़िया रहेगा। आइए देखिए, चलिए दोस्तों एक बार फिर से आप लोग को बता दें, ठीक है, कि जो लोग अभी तक बीपीएससी टीआरई 4 का पीजीटी का सेट नहीं लिए हैं, सब्जेक्ट आपका इतिहास, तो जितना जल्दी हो सके आप हमारा ये सेट ले सकते हैं। ये बहुत बढ़िया सेट है और इस सेट को प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इस सेट में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस सेट में आपको टोटल आपका 10 सेट होगा, जो कि आपका पीजीटी इतिहास से होगा, जो कि सिर्फ 80 नंबर का आपका ये सब्जेक्ट होगा। अब बाकी आपका उधर का, ठीक है, जो भी आपका होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं ये सेट आपका लैंग्वेज से लेके शुरू से लेके अंत तक का पूरा आपका 150 नंबर का होने जा रहा है। इस सेट में आपको क्या क्या मिलेगा, तो जैसे ही सेट को आप ख़त्म करते हैं जस्ट उसके नीचे आपको, ठीक है, आंसर भी दे दिया गया है। जस्ट जैसे इस सेट को आप ख़त्म करते हैं तो देखिए यहाँ से आप लोग का आंसर भी दिया हुआ है, यहाँ से आप अपना डिस्कशन भी कर सकते हैं कि इसका क्या आंसर है, पूरा यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही जैसे आपका इतिहास आपका 71 से शुरू होता है, तो इसमें आपका सही तरह से आपका डिस्कशन दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ से पूरा का पूरा ये लंबा डिस्कशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत सा पॉइंट इसमें भी छुपा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए तो ये पीडीएफ कैसे आप लोग को मिलेगा, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हमारा इस नंबर पे दिया हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात, बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप पैसा के बिना पीडीएफ नहीं देते हैं, तो देखिए फ्री में कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए सक्सेस की प्राप्ति नहीं होगा, ठीक है। सोचते हैं कि अगर फ्री में मिल जाए, तो फ्री में क्या मिलता है आज के ज़माने में, आप ही बताइए। थोड़ा सा पैसा अगर आप 51 रुपया खर्च कर लीजिएगा, 51 रुपया में मात्र आप 10 सेट ले रहे हैं, ठीक है, 51 रुपया में आपको 10 सेट दिया जा रहा है, इससे बेटर और क्या होगा, ठीक है। चलिए तो जिनको भी सेट चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, आप 51 रुपये पेड करके सेट को ले सकते हैं, पूरा का पूरा सेट आप लोग को 10 सेट आप लोग को एक साथ ही भेज दिया जाएगा। चलिए तो देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। चलिए तो यहाँ शुरू करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स का। आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या कहा जा रहा है कि देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक है, तो क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं 83 नंबर कि मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है, ठीक है, तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 85 को चलते हैं, कहा जा रहा है आपका कि मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है, ठीक है, तो कितने की दी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टोटल 100, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15%, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण को इंगित करता है, ठीक है, तो कौन सा विकल्प जो वैश्वीकरण को इंगित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्यों चलता है कि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये कब पारित किया गया था, ये आपका 1986 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो सबको पता है
24 दिसंबर को मनाया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहा जा रहा अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है। ठीक है, तो कौन सा अधिकार है, तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसमें आपका नहीं दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन कौन सा अधिकार है ये आपको याद रखना है। ये आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार। ठीक है, कौन सा अधिकार है, तो ये हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा। मौलिक अधिकार बात कर ले कौन सा भाग में है, तो भाग की बात करें तो भाग आपका मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अनुच्छेद की बात कर ले तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना है, तो ये आपका 12 से 35 है, ये भी याद रखिएगा। मौलिक अधिकार हो जाएगा इसका राइट आंसर, और भाग पूछे तो भाग 3 हो जाएगा, और मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना है, तो 12 से 35 है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। 51 प्रश्न कहता है आपका कि अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। तो कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, तो आरटीआई अधिनियम पारित किया गया है। ये आपको पता होगा आरटीआई अधिनियम क्या है। इसी के तहत याद रखिएगा, आरटीआई के तहत ही बच्चा बीपीएससी टीआरई 3 में जो भी हुआ कि हाँ कितना, आप डायरेक्टली एक बात बताएं, तो अगर आप भी चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 3 में किस कैटेगरी में कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, आप ईडब्ल्यूएस में कितना आरक्षण दिए हैं, जो जल्दी में मामला आया था 1 to 5 में, एक व्यक्ति आरटीआई लगा के बीपीएससी से जवाब मांगा कि आप 1 to 5 में कितने बच्चों को कितना ईडब्ल्यूएस को कितना % का आरक्षण दिए थे। ठीक है, तो ये आरटीआई के तहत ही आप सरकार से मतलब कि सवाल जवाब कर सकते हैं, यही बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 51 का क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारख फूड्स को खरीदा था। तो कौन सा कंपनी खरीदा था, तो याद रखिए कारगिल फूड्स खरीदा था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका यदि सरकार असफल होती है तो यह रोजगार भत्ता नहीं देगी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 2016 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से देश से बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देश कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा देश है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ेगा। ठीक है, तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका चाहतों का दोहरा संयोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर क्या कहता है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जामा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में कौन सा गलत है, तो ये हो जाएगा आरबीआई सरकारी की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है, नहीं एक मिनट कौन गलत है, ये तो सही हो जाएगा। आरबीआई और अनौपचारिक क्षेत्र की निगरानी कर सकता है, सही है। कौन गलत है पूछा, आरबीआई ग्राहकों से जामा स्वीकार करता है, ये गलत है। ठीक है, आरबीआई में आप डायरेक्ट जाकर आप अकाउंट थोड़ी खुलवा सकते हैं जो आप पैसा वहाँ जमा कीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहा जा रहा है। भारत सरकार के विश्व स्तरीय सुविधाओं देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाए। ठीक है, तो इन औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 को चलते हैं। कहा जा रहा है जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित का कुल मूल्य है। ठीक है, तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी अंतिम समान सेवाओं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 100 में क्या कहा जा रहा है, भारत में काली क्रांति संबंधित है। तो भारत में काली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये आपका कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की नकदी फसल कौन सी है, ये सबको पता है भारत की नकदी फसल कौन सा है, तो जौ आपके भारत की नकदी फसल है। 102 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 102 में क्या कहा जा रहा है कि भारत प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। तो RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है, तो ये बीमा क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन का था सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला प्राधिकारी है, तो कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 105 के चलते। 105 में क्या कहा जा रहा है कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है।
तो ये किसके निर्यात से कमाता है, तो ये कपड़ा के निर्यात से कमाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है, देखिए, कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तो कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका तिलहन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था। ठीक है, तो ये कब आया था, तो ये 1 जनवरी 2015 को आया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन की चलते कहा जा रहा है भारत की पहली स्वदेशी एंटी एडिशन मिसाइल का नाम क्या है। ठीक है, तो क्या नाम है, तो यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, वैसे याद रखिएगा रुद्रम। ठीक है, रुद्रम 1। ठीक है, रुद्रम 1 इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। ठीक है, तो 13वां प्रधान बंदरगाह याद रखिएगा। तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 की चलते हैं। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। ठीक है, तो किस वर्ष मिला दिया गया था, तो 2017 में मिला दिया गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी। ठीक है, तो किस तारीख को शुरू किया गया था, तो ये आपका 1 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 112 गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है। ठीक है, तो 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नीति आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुलाब क्रांति संबंधित है, तो गुलाब क्रांति किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका प्याज उत्पादन से। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 114 नंबर रॉबिनहुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आर्य पूर्ण वितरण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो किस क्षेत्र में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई थी। ठीक है, तो किस देश से लिया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रूस से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 117 की चलते हैं। 117 में क्या कहा जा रहा है, वस्तुओं का आयात निर्यात पर लगाए जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए ये आपका सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, तो किसको अपनाया था, तो ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर कि खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है, तो ये किस नीति का अंग है, तो 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका आंसर आप लोग इकोनॉमिक्स वाले, ठीक है ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स वाले इसका आंसर आप लोग जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा 120 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग पॉलिटी की ओर चलते हैं। आज पॉलिटी थोड़ा लेट से हुआ सबसे लास्ट में, क्योंकि इसी टाइप से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो क्या कहा जा रहा है पॉलिटी में, आइए देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। तो पहला प्रश्न आपका यही है कि भारत का जो संविधान की प्रस्तावना जो है वो किस देश से लिया गया, तो यहाँ पे आंसर आपका नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, किस देश से लिया गया प्रस्तावना, तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है। किस देश से लिया गया है, तो प्रस्तावना जो है आपका अमेरिका से लिया गया है। अब भारत की प्रस्तावना में जो भाषा है, ठीक है, भारत की प्रस्तावना में जो भाषा है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा। भारत की प्रस्तावना में जो भाषा है वो कहाँ से, किस देश से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना आपका अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 122 अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना था। ठीक है, तो चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले कौन हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर आपका बिहार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 कहता है क्यों लोकतंत्र सरकार को एक बेहतर प्रारूप है, तो क्यों है आइए देखते हैं। तो देखिए यह अधिकतर उत्तरदायी होता है, तो बिल्कुल सही है। इसमें निर्णय लेने की विशेषता होती है, तो बिल्कुल सही है। यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 124 नंबर राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है। ठीक है, तो किसकी सलाह से करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है।
125वां प्रश्न क्या कहता है, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है। ठीक है, तो क्या सुझाव देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि पट्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 126वां प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए 126वां प्रश्न है कि किसका कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है। यह कथन किसका था, तो सबको पता है ये आपका अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है कि किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए हैं। तो किस में हुआ है, तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं 129 नंबर कि इनमें से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ठीक है, तो कौन नहीं था, तो 129 का क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें आपका आंसर कौन नहीं था पूछा है ना, नहीं दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, शरद चंद्र बोस तो है ही थे, सरोजिनी नायडू है ही थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है ही थे। कौन नहीं था, तो मैं अगर याद रखना तो याद रखिएगा, पहला तो आपका गांधी जी नहीं थे। ठीक है, फिर एक मोहम्मद अली जीना नहीं थे, याद रखिए मोहम्मद अली जीना नहीं थे, गांधी जी और मोहम्मद अली जीना नहीं थे। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। कहा जा रहा है कि धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य आपको चुनना है। ठीक है, देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 131 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया था। तो भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया था, इसका भी आंसर नहीं दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन इसका आंसर आप लोग को याद रखना है, 26 जनवरी कब आया था, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया था, तो 26 जनवरी 1950 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। क्या है, यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, तो बिल्कुल सही है। यह एकल पेश पर विवाद निवारण करता है, तो बिल्कुल सही है। यह त्वरित न्याय देता है, तो बिल्कुल सही है। यह सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 चारों का चारों पॉइंट आपका सही, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि विश्व के किस देश द्वारा 1948 से लेकर 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया था। ठीक है, तो 133 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये देखते हैं। 134वां प्रश्न क्या कहता है, राष्ट्रीय वर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे असत्य पूछा गया है, आइए देखते हैं इसका असत्य क्या है। तो देखिए इस परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 अस्थायी और 10 चुनाव सामान्य सभा के द्वारा 2 वर्षों की अवधि के लिए होती है, तो बिल्कुल सही है। प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास विटो शक्ति होती है, तो बिल्कुल सही है। IMF एवं विश्व बैंक इसके अधिकरण एजेंसियां हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन असत्य पूछा था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 136 को चलते हैं। चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है, तो कौन सा कथन प्रतिभारित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संतुष्टि की थी, तो कितने प्रतिशत क्या किया था, तो 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 37%। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है। ठीक है, तो कौन सा अधिकार आपका कौन सा अधिकार आपका हृदय एवं आत्मा कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 138 का। यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कौन सा अधिकार कहलाता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद आपका पूछ देगा, तो कभी 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है, तो कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा जा रहा है, संविधान सभा के बारे में
क्या सही नहीं है? तो याद रखिए संविधान सभा क्या सही नहीं है? तो जुलाई 1946 में इसकी प्रथम बैठक हुई थी, ये सही नहीं है, जुलाई नहीं था, यहाँ पे गलत है। ठीक है, ऑप्शन में आपका बी बिल्कुल सही बात हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? तो कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है पूछा गया? तो बेल्सिक ब्रसेल्स की एक सरकार है जिसमें फ्रेंच एवं डच भाषाई दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व होगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 142 की चलते हैं। 142 में प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है सिंहली एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? ठीक है, तो किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह आपका 1956 में पारित किया गया था, ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठीक है, तो कौन सा गलत है आइए देखते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत, मतलब कि सही है एक तरह से। ठीक है, सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच साझा की जाती है, तो ये भी आपका ठीक है। प्रत्येक समाज की किसी न किसी के रूप में शक्ति के बंटवारा आवश्यकता होती है, भले ही वो छोटा हो, ये समाज विभाजन क्यों है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पूछ रहा था क्या गलत है, तो इसमें से सब तो सही है, तो गलत क्या कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पावर शेयरिंग के बारे में तो ये तीनों पॉइंट आपका सही है, तो पूछा क्या है आपसे कौन सा गलत है, तो गलत इसमें कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं मारिए। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? ठीक है, तो समवर्ती सूची में कौन शामिल है? तो याद रखिएगा जंगल आपका समवर्ती सूची में आता है। किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम होता है? ठीक है, तो कौन सा देश में होता है? तो चीन में, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 146, समान परिश्रमी अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो क्या प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा सभी लिंग के लिए समान वेतन, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 147 नंबर, महात्मा गांधी कहा करते थे कि को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है, तो 147 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका धर्म। ठीक है, चलिए 148 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो लोकतंत्र के बारे में कौन सही है? तो ये हो जाएगा आपका लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर, क्या कहा जा रहा है कि कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? ठीक है, तो कौन सी नहीं निभाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 क्या कहता है, एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना सुरक्षित करना पड़ता है? ठीक है, तो कितना सुरक्षित करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 8% सुरक्षित करना पड़ता है। अगला प्रश्न आपका कि कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? तो कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो वे क्या कहलाता है? ठीक है, या क्या कहा जाता है? तो उससे हम क्या कहते हैं? तो विकेंद्रीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 153 प्रश्न कहता है कि काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा था? तो कब उभरा था? तो ये आपका 1966 में उभरा था, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 324 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 155 प्रश्न आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो 300 अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? ठीक है, तो कितने बार हो सकता है? तो ये हो जाता है एक से अधिक बार, इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक बार। ठीक है, एक से अधिक बार याद रखिएगा। चलिए 157 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं, लोकसभा के में प्रथम महिला सभापति कौन था? ठीक है, तो 158 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मीरा कुमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ है, आंसर आपको याद रखना है 1993 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं दिया तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा।
आगे है 160 नंबर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है। तो 160 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वित्तीय आपातकालीन, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और कुछ है तो 160 ही आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस हिसाब से आज हम लोग आप लोग को जो सेट नंबर था 11 उसको भी आज हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। और जो अभी तक, ठीक है, जो अभी तक हमारा सेट 1 से लेकर, अगर हम एक बात बोल दें, जो अभी तक हमारा सेट 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक का नहीं देखे हैं, 1 से लेकर 10 तक का नहीं देखे हैं, तो इस यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके आप 1 से लेकर 10 तक का सेट को देख सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बात होती है वहाँ आपको हम टेलीग्राम में सूचना या जो भी होता है वहाँ आपको हम भेज देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे ज़्यादा से शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं सेट नंबर 12 लेकर। जय हिंद, जय भारत।